हेलो क्लास। तो आज का जो ये चैप्टर है हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, शांति। और इस पाठ में एक टॉपिक आता है संरचनात्मक हिंसा। तो संरचनात्मक हिंसा जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से हर साल एक क्वेश्चन बनता है। तो इसको जानते हैं आज की इस टॉपिक में क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले संरचनात्मक हिंसा। संरचनात्मक को अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रक्चरल, और हिंसा को वायलेंस। तो ऐसी हिंसा जो कि पूरे एक संरचनात्मक यानी पूरी रचना के साथ जिसको हिंसा की जाती है उसे संरचनात्मक कहते हैं। जैसे कि अगर इसको उदाहरण के साथ समझने की कोशिश करेंगे कि जिसमें पूरा सिस्टम लगा हुआ हो। भारत में आज़ादी से पहले और आज़ादी से कई सालों पहले से एक प्रथा चली आती थी जिसे हम कहते हैं छुआछूत। उस छुआछूत की व्यवस्था की वजह से हमने अपनी आबादी के एक बहुत बड़े हिस्से के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया। उस बुरे बर्ताव में ये होता था कि हम उनको अपने घरों में आने जाने की मनाही, उनको अपने खेतों में काम करने की मनाही, उनको छूने से मना करना, उनके साथ खाने पीने के संबंध ना होना, उनके साथ वैवाहिक संबंध ना होना, और ना ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उनकी कोई भागीदारी होना। इस तरह का बर्ताव हम करते थे अपनी ही देश की या अपनी ही समाज की आबादी के साथ। तो ये जो छुआछूत थी ये एक सामाजिक, इसको मान्यता प्राप्त थी कि ऐसा करना सामाजिक तौर पे सही है। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तो संविधान ने इसको गैर कानूनी घोषित किया। और इस जो छुआछूत थी जिसको अस्पृश कहते हैं हम, उसमें सबसे ज़्यादा बुरा ये हुआ कि हमने अपनी आधी आबादी को शिक्षित होने से वंचित रख दिया। आधी आबादी को जो कि एक स्किल्ड लेबर यानी कुशल जो है ना श्रमिक हो सकते थे उनको वो नहीं होने दिया, अपने से जुड़ने नहीं दिया, अपने आर्थिक गतिविधियों में उनकी हिस्सेदारी ख़त्म कर दी, जिसकी वजह से हमारा जो समाज था वो काफ़ी पिछड़ता गया। आर्थिक तौर पर भी और सामाजिक तौर पर भी हमारे सामाजिक तौर पर एक भेदभाव बढ़ता गया। एक जो खाई है समाज में वो व्यक्तियों के बीच में बढ़ती चली गई, और इसकी वजह से हमने अपने ही समाज में अपने लिए प्रतिद्वंदी खड़े कर दिए, और जिसका फ़ायदा कि उठाकर कई बार विदेशियों ने, कई बाहरी ताकतों ने उन लोगों को अपने तरफ करने में बहुत आसानी हुई, क्योंकि उन्हें पता था कि समाज का एक तबका ने इनको बिल्कुल ही हाशिए पे रखा हुआ है। तो इसलिए वो उनको थोड़ा सा अपनी तरफ करने में बहुत आसानी होती थी, जिसकी वजह से वो बहुत सालों तक कई लोगों ने राज भी किया। ठीक है, अब इसी में हम और आगे बढ़ें तो हम जानते हैं कि ऐसे बहुत सारे असामाजिकता यानी संरचनात्मक यानी कि जिसको सामाजिक मान्यता प्राप्त थी, ऐसी बहुत सारी कुरीतियाँ थी। भारत में ही अगर हम देखें तो पितृसत्ता, जिसको हमने पिछले पाठों में भी पढ़ा है, पितृसत्ता एक ऐसी समस्या रही है जिसकी वजह से कि स्त्रियों की जो स्थिति है वो गौण हो गई है। स्त्रियों को दूसरे दर्जे का जो स्थान है वो प्राप्त हुआ, कभी भी उन्हें समान स्थान प्राप्त नहीं हुआ। और इसी की वजह से यानी स्त्रियों में बाल्यकाल से ही कुपोषण, स्त्रियों की शिक्षा कम होना, उनका बहुत जल्दी विवाह होना, ठीक है, विवाह के बाद पत्नियों के साथ या हिंसा होना, तो ये एक बहुत ही आम बात रही हमारे समाज में, और जिसकी वजह से हमारा समाज पिछड़ता चला गया। इसके अलावा स्त्रियों को उनकी संपत्ति में पिता की संपत्ति में कोई हिस्सेदारी ना होने की वजह से, और स्त्रियों को साथ दहेज की एक समस्या बहुत बड़ी रही, जिसकी वजह से घरों में जो था स्त्रियों को होना बहुत ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता था, जिसकी वजह से लोग भ्रूण हत्या जिसे हम कहते हैं वो एक भयावह स्थिति में भारत में बढ़ती चली गई। और 2011 की ही जनगणना के अनुसार यानी कि आज से 10 साल पहले ही लगभग, जब हमने बाल्य लिंग अनुपात निकाला तो 6 वर्ष तक की जो बच्चे थे ठीक है, उनका 1000 पुरुषों पर 919 स्त्रियां ही थी। तो ये जो
ये जो गैप था स्त्री और पुरुषों के बीच में, ये पितृसत्तात्मक होने की वजह से, समाज के होने की वजह से ही ये गैप बहुत ज़्यादा आया है। तो ये एक बहुत भयानक स्थिति है जो पितृसत्तात्मक का एक प्रकार है। इसके अलावा ऐसे सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में ऐसे बहुत सारे संरचनात्मक हिंसाएं हुई है। देखो, एक संरचनात्मक हिंसा की वजह से हमने अपने समाज की आधी आबादी को ही अपने से दूर कर लिया। दूसरी संरचनात्मक हिंसा, जिसे हम पितृसत्ता कह सकते हैं, उसकी वजह से हमने क्या किया, अपने घरों में ही अपनी महिलाओं को, अपने माएँ, अपनी बहनें, अपनी बेटियों को अपने से बहुत दूर कर दिया। ठीक है, उनको मारना शुरू कर दिया, उनके साथ शोषण शुरू कर दिया। तो ये सब सिर्फ हमारे देश में ही नहीं हुआ, इसके अलावा बहुत सारे देशों में ऐसा हुआ, जिसमें सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो अमेरिका का है। अमेरिका में 1865 तक, क्योंकि वहाँ की जो आधी आबादी है वो अश्वेत लोगों की थी, तो अश्वेत लोगों को गुलाम बनाने की प्रथा रही। तो ये एक बहुत बड़ी संरचनात्मक हिंसा थी। मतलब आप ये समझिए, सरकारी तौर पर मान्यता प्राप्त था कि सफ़ेद लोग ही राज करेंगे, काले लोगों को कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं होगा या निम्न दर्जे के अधिकार प्राप्त होंगे। इसी के तहत हिटलर, जो जर्मन का एक शासक हुआ, उसने अपने ही देश के यहूदियों को, अपने ही देश के एक धार्मिक पंथ को, जिसे हम कह सकते हैं धार्मिक समुदाय को, जिसे यहूदियों थे, उनका कत्लेआम करवा दिया। ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका में भी यही प्रथा 1992 तक की, गोरे और काले के बीच के भेदभाव, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजी सरकार थी और अंग्रेजी सरकार ने 1992 तक जो वहाँ पे काले अश्वेत लोग जो थे, उनको अपने बराबर का नागरिकता का दर्जा नहीं दिया, और इस वजह से वहाँ के लोग बहुत पिछड़े रहे। तो ये सब बहुत ही मर्मक और दर्दनाक घटनाएं हैं जो कि संरचनात्मक तौर पे हुई है। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे देशों में, हमारे पूरे विश्व में, जहाँ पे एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, यहाँ पे जो अलग अलग देशों से जो लोग जाते हैं काम करने के लिए नौकरियों के साथ, उनके साथ ऐसा व्यवहार होता है। ठीक है, नस्लवाद, सांप्रदायिकतावाद, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये संरचनात्मक हिंसा के अंतर्गत ही आती हैं। भारत में आप देखिए, संरचनात्मक हिंसा 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ आज़ादी के बाद, तो कितनी बड़ी जो हिंसा हुई, वो एक हिंसा का कारण भी एक संरचनात्मक हिंसा ही थी, वो भी एक प्रकार की। और अगर आप आज के दौर में देखें तो ये जो हिंसा है, ये हिंसा बढ़ती जाएगी। ठीक है, और बढ़ेगी, और इसमें बढ़ने का कारण क्या होगा, और ये हिंसा बढ़ के आतंकवाद का रूप भी ले सकती है। और बढ़ने के कारण यही है इसमें कि हम अपने समाज में लोगों को असमान मानेंगे, अपने समाज में लोगों की जो ज़रूरतें हैं, जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, भूख है, ये है, उसका ख्याल ना रखते हुए उनका अन्य चीज़ों के ऊपर उनको बांटेंगे। ठीक है, समाज में बहुत ज़्यादा एक तबके का विकास होगा और दूसरे तबके का ह्रास होगा। तो इस वजह से भी जो शांति है, जो शांति है, वो खत्म होगी और हिंसा में परिवर्तन होगा, और यही सब धीरे धीरे क्या किसका रूप लेगा, आतंकवाद का। तो ये सारी चीज़ें हैं संरचनात्मक हिंसा में, इनको बहुत अच्छे से पढ़ना। इसके अलावा एक उदाहरण ऊपर और दिया गया है जो बहुत अच्छा है, हमें पता होना चाहिए। मतलब आप ये समझिए, 1948 में एक देश बना जिसका नाम था इजराइल, और इजराइल जो देश बना, वो एक देश पहले से जो देश था जिसका नाम था फ़िलिस्तीन, उसकी धरती पे ये देश बना। और इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच की जो लड़ाई है वो आज तक चली आ रही है, और इजराइल को बहुत सारे देश समर्थन देते हैं, इसी तरीके से फ़िलिस्तीन को बहुत सारे देश समर्थन देते हैं, और इसी वजह से दोनों देशों के बीच में आज भी हिंसा जो है वो जारी है। तो ये जो समर्थन जो है, ये समर्थन ही संरचनात्मक हिंसा का एक प्रतीक है। तो इस तरीके से हमें चीज़ों को देखना पड़ेगा। ठीक है।